आप लोगों को की जगहसाई करते हैं, क्योंकि अगर हम एक आध प्रेस रिलीज़ दे भी दें, तो जिस तरह की यलगार होती है, जिस तरह की लीकेज होती है, जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, जिस तरह आपने देखा है कि एक के बाद दूसरा ऐसे पीएम जो है और वज़ीर टेलीविज़न पे आके वही एविडेंस जो प्रोप्राइटरी एविडेंस नैब का है, उसको कैसे लोगों के सामने रखता है। और आपने फिर ये देखा, जो सबसे अहम चीज़ है कि जब तो ये बात लीक होती है, तब तो ऐसा जी। लगता है कि गालिबन ऐसी है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तब भी ऐसा लगता है कि गालिबन ऐसा ही होगा। मगर जब अदालत में वही कागज़ात पेश किए जाते हैं, तो अदालत का क्या जवाब आता है और अदालत का क्या रवैया है, वो भी आप देख चुके हैं। आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में जब उनकी ज़मानत का केस आगे गया, तो अदालत ने क्या कहा, आला अदलिया ने, उन्होंने कहा कि आपने ये केस बनाया है 7 महीने ज़ेरे हिरासत रखने के बाद शाहिद अब्बासी को, और फांसी की चक्की में रखने के बाद, और 90 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद, कि उन्होंने पेट्रोलियम का वज़ीर होते हुए हुकूमत अमरीका को इन्फ्लुएंस करके यूएसएआईडी के ज़रिए एक कंसल्टेंट लगवाया, जो यूएसएआईडी का था, जिसने ये सिलेक्शन की कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, वाह। और इस बात पे उन्होंने बेल दी। आपने ये भी देखा। जी ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। ये सारे मामले की जो तलब दी शहबाज शरीफ साहब की, नैब की पंच लाइन ये है कि 1998 से 2018 तक 549 अरब रुपए के असासे कैसे हो गए। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब शहबाज शरीफ साहब ने दिया या आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ये जो सारा एपिसोड चल रहा है शहबाज शरीफ साहब की, पहले वापसी लंदन से, फिर यहाँ आए, फिर कोरोना की वबा, ये जो पेशी है आज की, पॉलिटिकल मैसेज इसका क्या है? इससे पहले मेरा ज़हन में तो एक और सवाल था कि शहबाज शरीफ साहब के करीबी हलकों में ये तासर पाया जाता है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, वो उनको कोरोना वायरस करवाना चाहते हैं ताकि इस तरीके से उनको रास्ते से हटाएं कि उनकी आधी आंत तो निकली हुई है कैंसर की वजह से, और इसीलिए वो बहुत केयरफुल हैं, और वो इसीलिए इसरार है नैब का कि उनको ज़रूर पेश किया जाए। ये जो तासर है या इल्ज़ाम है मुसद्दक़ मलिक साहब, ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखें, एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एलिमेंट तो है। आपने आज देखा है हमारे यहाँ क्या रिवायात हैं। शहबाज साहब जाएं, वो लाख कहते रहे, आपको याद होगा वो जब एयरपोर्ट पे भी आए तो उन्होंने कहा कि कोई बिल्कुल लेने के लिए ना आए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों की एक ख़ास किस्म का मिजाज है, एक ख़ास किस्म की रिवायत है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ये भी देखते हुए कि नैब के अंदर, मुझे अब नंबर तो याद नहीं, मगर 10-15 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कह रहे थे कि आपने मुझे 6-7 महीने आपने मुझे जेल में रखा है, अपनी कस्टडी में रखा है, आपको जो सवालात पूछने थे आप उन्हें 140 दिन में, माफ़ी चाहता हूँ, 140 दिन तकरीबन हो रहे थे जेल में, तो उस वक्त आपको मैंने हर चीज़ का जवाब दे दिया था। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे स्काइप के ऊपर वो ले लें, इंटरव्यू कर लें, मुझसे लिखाया ले लें, ताकि आप भी ख़तरे में ना पड़ें और मेरी जान भी ख़तरे में ना पड़े। मगर कुछ ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। आपने वो शेख रशीद साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, वो खुद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, लेकिन आपको याद होगा वो बहुत दिन से कह रहे थे कि ईद के बाद एक टार्जन निकलेगा, वो टार्जन पकड़ेगा, वो एक दरख्त से झूलेगा, दूसरे दरख्त की तरफ जाएगा। अब ये क्या सियासत है, ये क्या गुफ्तगू है? क्या हम तमाम ज़िंदगी यही टार्जनों की बातें करते रहेंगे? देखिए, मुझे जो बज़ाहिर लगता है वो ये है कि हुकूमत, अगर आप किसी भी हवाले से देख लें, आप इक़्तिसादी हवाले, मुआशी हवाले से देख लें, तो कोरोना आने से पहले ही हुकूमत ने हमारी मईशत जो है उसका जनाजा निकाल दिया था। 6% तरक्की से हम 2% से कम तरक्की पे आ चुके हुए थे, और अब तो खैर नेगेटिव में चले जाएंगे। तो अब बजट आ रहा है, बजट हुकूमत ने पेश करना है। अब आप बताइए क्या बजट पेश करेगी ये हुकूमत इन मौजूदा हालात में और IMF की कैद में?
कोरोना को जी, देख जी। लें, हम चीखते चिल्लाते रहे, आपके प्रोग्राम्स में भी आए और क्रॉस पार्टी लाइंस भी लॉबी करने की कोशिश की कि खुदा के वास्ते एक मौसर लॉकडाउन को इन्होंने गाली बना दिया। लॉकडाउन का मतलब ये थोड़ी था कि आप कर्फ्यू लगा दें, मतलब ये था कि एक मौसर तरीके से लोगों को घरों में रखें, उसको इन्फोर्स करें, इन्फोर्समेंट के लिए अपने इदारे इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन भी दें। जी, जी। लेकिन जिस तरह हम कत्ल के लिए ये नहीं कहते कि एक एसओपी है प्लीज किसी को कत्ल ना करें, या चोरी के लिए ये नहीं कहते कि प्लीज चोरी ना करें और ये एसओपीज हैं, किसी के घर जाना हो तो कमंद ना लगाएं या दीवार जी, ना जी। फैलाएं। इसी तरह जब उसको इन्फोर्स करने के लिए हमने पुलिस रखी हुई है, तो ये चीज़ जिससे रोज़ 100 लोग मर रहे हैं, आज 106 लोग गालिबन कोरोना की भेंट चढ़े हैं और इंतकाल फरमा गए हैं, तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे और जो भी एसओपीज़ जिनको वो कह रही है उनको इन्फोर्स करे। ना उन्होंने लॉकडाउन किया, ना एसओपी की इन्फोर्समेंट। डॉक्टर साहब अच्छा, डॉक्टर साहब ये कोरोना पे भी इन डिटेल बात करेंगे। सवाल मेरा आपसे ब्रेक से पहले भी ये था, जो इस सारी आज की जो पेशी है, ये जो लेटेस्ट केस है, इसमें नैब एक ही सवाल पूछ रही है कि 549 अरब रुपए असासे 20 सालों में शहबाज शरीफ साहब के कैसे हो गए। अब शहजाद अकबर साहब बड़े स्पेसिफिक इल्ज़ामात लगाते हैं, इवन वो उन मुलाजमीन के नाम तक ले लेते हैं कि उनके मुताबिक जिन लोगों से मुबैना तौर पे पैसे ट्रांसफ़र हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब या आपकी जमात की जानिब से इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। आप नहीं समझते कि पब्लिक को आपको भी बताना चाहिए? तफ्तीश अदालत में मामला वो एक अलग मैटर है। देखिए, जो मामला तो जो सियासी मामला है, मसलन अगर आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि किसी ख़ास जगह पे किसी ठेके में कोई चोरी हुई है, कोई किकबैक हुई है, तो मैं समझता हूँ फिर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आएँ और आपको जवाब दें इस बात का कि क्या हमारे दौर में किसी ने भी चोरी की है या नहीं की है, या रिश्वत ली है या नहीं ली है, किकबैक वसूल किया है या नहीं वसूल किया। ये तो सियासी सवाल है, इसका हम जवाब देंगे। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछना चाहें कि किसी के 1 या 2 बच्चे जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कारोबार के अंदर बहुत से पैसे बनाए हैं और वो क्यों बनाए हैं और कैसे बनाए हैं, तो एक तो इसका जवाब सिर्फ वो जो कारोबार कर रहे हैं अशखास वही दे पाएंगे, हम तो नहीं दे पाएंगे, हमें तो नहीं मालूम होगा। और दूसरी बात ये है कि कारोबार के अंदर तो मैं आपको बहुत सी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वैसे आजकल तो जहांगीर तरीन साहब बेचारे ट्रेन के नीचे आ गए हैं और वो भी पहले भी कोलैटरल डैमेज थे, अब भी कोलैटरल डैमेज हैं। लेकिन वो भी एक प्रोफेसर थे, एक कॉलेज के अंदर पढ़ाया करते थे और बहुत उन्होंने पैसे कमाए। और इस तरह अलीम खान साहब भी हैं, वो भी आपको मालूम है आज से 20-25 साल पहले किधर थे और आज कहाँ पहुँचे हैं। और मैं एक नहीं, आपको बेशुमार सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक हमारी जमात से भी है, जिनका ताल्लुक पीटीआई से भी है, मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी माचिस की फैक्ट्री है, तंबाकू की फैक्ट्री है, चीनी की फैक्ट्री है, घी की फैक्ट्री है। तो सबसे पूछना चाहिए कि भाई आपने कैसे ये पिछले 30-40 साल में इतने पैसे कमाए। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने तरक्की की है वो या अयूब खान साहब के दौर में की है और या 1980s 90s के बाद की है। तो ये सबसे हिसाब लिया जा सकता है, मगर ये तो आप कारोबारी हिसाब दे रहे हैं ना। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पहले कारोबार की मालियत इतनी थी, आपके कारोबार की मालियत इतनी हो गई, उसका जवाब दें। बिल्कुल वो जवाब दें, मगर वो जवाब तो कारोबार वाले जो उनके साहबजादगान हैं वो देंगे। आप हमसे वो सवाल पूछें कि आपने इस जगह पे ये ठेका दिया, ये सबूत सामने आ गया, इसमें चोरी हुई है, आपके दौर में हुई है, तो हम ज़रूर आपको सियासी बात का जवाब देंगे। कारोबारी चीज़ों का जवाब मैं आपको यहाँ बैठ के कैसे दे सकता हूँ। एक बात मैं जाते जाते आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों को वाकई मंजर आम पर लाना चाहते हैं, कारोबारी प्रैक्टिसेस को, क्योंकि अब तो हुआ यही ना, चीनी की बात हमने शुरू की तो बात तो यहाँ से शुरू हुई कि चीनी इस साल महंगी कैसे हुई, और जवाब हमने ये दिया कि चीनी इस साल इसलिए महंगी हुई कि 1985 में से किसी ने सब्सिडी दी, फिर 93 में दी, फिर 97 में दी, फिर 2012 में दी, 2004 में दी, 2009 में दी। अरे भाई इस साल चीनी क्यों महंगी हुई? इस वजह से कि असद उमर साहब ने ईसीसी में इजाज़त दी, उसका तो कहीं जिक्र नहीं है। इस वजह से कि काबीना के अंदर इजाज़त दी इमरान खान साहब ने, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। इस वजह से कि इसके बावजूद कि वफाकी हुकूमत ने कहा सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, वज़ीर आला पंजाब ने सब्सिडी बुज़दार साहब ने दे दी, उसका भी कहीं जिक्र नहीं। जिक्र सिर्फ ये है कि तमाम चीनी की मिलों वालों से पूछा जाए कि 1985 से लेकर आज तक उनकी कारोबारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो ज़रूर पूछिए। लेकिन ये सियासी सवाल तो है नहीं, ये तो सवाल है कि पाकिस्तान में कारोबार की नौइयत क्या है।
अगर आप पाकिस्तान में देखें इसको हमारी जो ये टैक्स कलेक्शन की एजेंसी है, तो उन्होंने इजाज़त दे रखी है कि अगर तो आप जिनको माल बेच रहे हैं पक्की रसीद के ऊपर आप अगर उनको माल बेचें तो आपने इतने फीसद टैक्स देना है, और अगर आप कच्ची रसीद में यानी बेनामी के अंदर अगर माल बेचना चाहें तो टैक्स की शरह ज़्यादा है। जब आपने ये कह दिया, कानून के अंदर कहना शुरू कर दिया कि आप बेनामी के अंदर कारोबार करें मगर टैक्स ज्यादा दें, तो आपने उसको लीगलाइज कर दिया। तो ये खत्म कर दें, फिर ये तमाम चीजें खत्म करें, कारोबारी प्रैक्टिसेस को सामने लाएं, एक दफा ऐलान करें कि कोई बेनामी में काम नहीं कर सकेगा। शब्बर ज़ैदी चले गए यही कहते कहते कि बेनामी में काम ना करवाएं, और अब आप दोबारा से कह रहे हैं कि बेनामी में काम क्यों हो रहा है, साथ में आपने बेनामी में काम करने की दोबारा इजाजत दे दी है। यानी एक तरफ आप पकड़ रहे हैं, एक तरफ इजाजत दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आप 2% टैक्स ज्यादा दे दे तो बेशक बेनामी में काम करते जाएं, वो चाहे नान वाला हो, रेडी वाला हो, वो कोई भी हो, उसके नाम पे काम करते जाएं, हमें गर्ज नहीं, हमें टैक्स दे दें।